इलाहाबाद की। बोला तुम हेल्पर हो, हैं तुम मदद करोगे उनकी। आओ पहले तुम्हारा इलाज करते हैं। ट्रीटी ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कितनी संधि हुई? दो संधि हुई। दो संधि हुई। तो जो पहली संधि हुई वो हुई 12 अगस्त 1765 को। पहली संधि पहली संधि हुई 12 अगस्त 1765 को, 1765 को। दूसरी संधि हुई वो हुई 16 अगस्त को। दूसरी संधि ये हुई आपका 16 अगस्त 1765 को। पहली जो संधि हुई थी ये हुई थी आपका किस किस के बीच में? क्लाइव और जो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम सेकंड के बीच क्या शर्तें तय हुई? पहली शर्त तो ये हुई कि जो बंगाल है ना, बिहार है और उड़ीसा, अभी तक इनको क्या था यहाँ, फर्रुख शेर ने क्या दिया था? तो आप कहेंगे भैया फर्रुख शेर ने इनको दिया था यहाँ पर एक टैक्स फ्री बिजनेस 3,000 रुपये में। लेकिन इसने क्या बोला? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 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 ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा ट्रांसफर्ड टू ईस्ट इंडिया कंपनी। दीवानी अंग्रेजों को मिली या ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली, एक ही बात है। क्या बोलेंगे? दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा ट्रांसफर्ड टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दीवान का क्या काम होता था बताइए जरा? तो सारा जो भी पैसा, लगान, टैक्स वसूला जाता था, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक समय पे दस्तन मांग रही थी मुगल सम्राट फर्रुख सियर से, उसकी कृपा पात्र थी कि उसकी कृपा बनेगी तो हम व्यापार बन पाए कर पाएंगे। ऐसी स्थिति आ गई, उसी मुगल सम्राट को घुटनों पर ला करके वो से संधि साइन करा रहे हैं कि यहाँ अब जो है वो टैक्स हम वसूलेंगे, अब तुम यहाँ पर टैक्स नहीं वसूलोगे। तो उसने कहा ठीक है भैया। अब चूंकि इसको क्या चाहिए, बफर स्टेट भी बनाना था मराठाओं के खिलाफ, मैंने कहा एक सुरक्षित विद्रोही भी बनाना है, और साथ में इसको 26 लाख रुपए पेंशन भी दे दी। 26 लाख रुपए वार्षिक, 26 लाख रुपीज एनुअली पेंशन टू मुगल एम्परर, पेंशन मुगल सम्राट को दी। इस सब के बदले में मुगल सम्राट को दी, और मुगल सम्राट ने क्या किया? उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भैया। अब जो ये नजमुद्दौला इसको बिठा रखा है बीच में हर जगह, संधि साइन हो रही है कि देखो हम जो ताकतवर शक्तियां बनती है उनको ऐसे टिकाते हैं, ऐसे लेके आते हैं। पर दीवानी क्या होता है बच्चों? अभी बताया ना दीवानी। दीवानी का मतलब देखो, जैसे कि आपने प्राचीन समय में भी मैंने आपको बताया था, मुगल प्रशासन बताया, उस क्लास को एक बार देखना मध्यकालीन इतिहास में, कि जितना भी टैक्स वसूला जाएगा जो जमींदारों से, किसानों से, वो सब अब ईस्ट इंडिया कंपनी वसूले। हम सब करें बात क्लियर? ठीक है। बोलेंगे जी, बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, लावण्या दुबे, बहुत कमाल। दूसरी संधि किसके साथ में हुई होगी? आप अब लॉजिक लगाइए। तो पहली एक तो होगी शाह आलम के साथ में, दूसरी संधि हुई आपका क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच में। क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच, शुजा-उद-दौला के बीच में, ठीक है। इसमें क्या बोला गया? इसमें पहली चीज हुई इसमें कि जो करा, यानी कि कड़ा, जिसको कोरा भी बोलते थे, कड़ा और इलाहाबाद के किले से छीन लिए गए। इलाहाबाद के किले क्या बोलेंगे? शाह आलम द्वितीय को दे दिए, इससे ले लिए गए। इसके अधीन थे, शाह आलम सेकंड को दे दिए। शाह आलम सेकंड को दे दिए।
अगली चीज क्या थी, इससे मांगा गया 50 लाख रुपए, जो युद्ध का खर्चा हुआ तू देगा वो। इसने कहा भैया मैं युद्ध थोड़ी कर रहा था, मीर कासिम की वजह से आगे बहका आए तो सही, बहकावे में आ जाए, बोले भैया मैं तो ड्रीम 11 खेल रहा था, मुझे वो 1,40,000 रुपए कुछ उसने बताया, ड्रीम 11 कुछ और रमी सर्कल कह रहा था, 1,40,000 रुपए कुछ हार गया हूँ मैं, और ये पैसे मुझे चाहिए। मैंने उसका मैसेज भी नहीं देखा है, तो बहकावे में आ गए तो मारे गए, अब क्या है भाई, ये क्या बोलते हैं राइट डिसीजन क्या है, निर्णय पहले लेना है बाद में नहीं, जो पहले निर्णय ले लेंगे वो जीवन को संवार जाएंगे, जो निर्णय कुछ घटित होने के बाद में लेंगे तो उनके कुछ चांस नहीं है, संभाल भी पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, दोनों शर्तें हैं। बड़े कमाल की बात होती है, एक साथी ने तो बड़ा अच्छा मैसेज लिखा, मुझे दिल गदगद हो गया। अब आप ये समझिए जैसे कि मतलब आप मैसेज भेजते हैं, आप समझ जाओ कि ऐसे भी लोग होते होंगे जिन्हें मैं मैसेज भेजता हूँगा, होंगे या कुछ लोग नहीं होंगे जिनको मैं मैसेज करता हूँगा कि वो कुछ मुझे रिप्लाई करेंगे, अगर उनका रिप्लाई मुझे नहीं आया तो मुझे क्या मतलब, उनको ये लिख देना चाहिए कि भैया तुम तो जो है एरोगेंट हो। समय की बाध्यताएं होती हैं, कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं होगा व्यक्ति, अगर उससे कोई प्रेम से कुछ बोले और कुछ बात करना चाहे वो ना कर पाए, तो समय की बाध्यता होती है, हम उसका सम्मान करते हैं कि ठीक है हाँ सामने वाले व्यक्ति ने, कई कई बार तो ऐसा होता है हम किसी को मैसेज कर देते हैं किसी एक बात के लिए कि इस बारे में बात करनी है, 8-8 महीने बाद भी रिप्लाई आए हैं, 10-10 महीने बाद भी रिप्लाई आए हैं। एक भाई ने कितना कमाल का मैसेज लिखा, उसने लिखा कि मेरी सिस्टर की फीस जानी है और उसके इतने रुपए जाने हैं, और रुपए भी ठीक लिख रखे थे। तो मैं ये कहानी तुमको इसलिए बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपको घटनाओं के होने के पहले सोचना पड़ेगा, तो यही तो आपका नहीं सोच पाया सुजाउद्दौला, अब बाद में बोल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी से कि भैया गलती हो गई थी। अब इतने मैसेज आते भैया मैं यहाँ इतने पैसे हार गया, अरे तो हार गए तो तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हें डिसीजन लेना था, तुम्हें माँ बाप की मेहनत उस दिन दिखी नहीं, तो क्या बोलेंगे 50 लाख रुपए खर्चा, बस मैं आपसे इतनी उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे मत होना। वो शायद या तो स्टूडेंट्स अपनी वजह से दूर से हमसे जुड़ गए, आप कम से कम मेरी भावनाओं को समझना, और मैं आपसे ये चाहूंगा आप कभी ऐसे ना करें, आपको जीवन में जरूरतें हो सकती हैं, लाख रुपए खर्चा देना होगा। मुझे एक बात बताइए, वापस आए टॉपिक पर, 50 लाख रुपए खर्चा किसको देगा, तो खर्चा किसको देगा 50 लाख रुपए, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी, बात क्लियर, बात समझ गए ना, इलाहाबाद की संधियां क्यों हुई। अब इन्होंने दूसरी चीज देखी, अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या हुई, नजमुद्दौला को बंगाल क्या बना दिया गया, बंगाल का नवाब, नजमुद्दौला को इन्होंने पैसे दिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आएगी आगे भविष्य में भी, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, याद रख लेना। निजामत के लिए, निजामत के लिए नज्म उद्दौला को दिए, नज्म उद्दौला को नज्म उद्दौला को निजामत के लिए। अब निजामत क्या है ये समझना है, निजामत का मतलब होता है कानून का शासन, या कानून व्यवस्था लिख लीजिए, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था, ठीक है, कानून व्यवस्था बोलिए, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक जुडिशियल सिस्टम, या फिर एक न्याय व्यवस्था कह सकते हैं। तो उससे क्या बोला कि भाई 53 लाख रुपए तुम लो नजमुद्दौला, हमने तुमको बंगाल का नवाब बनाया है, अब तुम यहाँ पर जितने भी कानूनी व्यवस्था है या न्याय है उस सबको तुम देखोगे। बात समझ गए क्या है निजामत, थम्स अप करके बताइए मुझे। तो क्या बोलेंगे, ट्रांसफर्ड 53 लाख रुपीज टू, या गिव 53 लाख रुपीज टू नजमुद्दौला फॉर, फॉर इसके लिए दिए गए भैया, फॉर लॉ एंड जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस। उसने कहा ठीक है भैया हम देख लेंगे, और साथ में यहाँ पर शुरू हो गया क्या, बंगाल में द्वैध शासन। मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाते समय द्वैध शासन बताया था, थम्स अप करे, कितने लोग जानते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट या डायरकी का मतलब, द्वैध शासन शुरू हो गया, शुरू हो गया, स्टार्टिंग ऑफ
डायरकी, डायरकी इन बंगाल इन 1765। और ये जो डायरकी है, ये जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन क्या हो गया? अब देखो दो शक्तियां होगी जब किसी भी कार्य करने के लिए दो शक्तियां होगी। अब मुझे बताओ, जो यहाँ पर आपका रेवेन्यू वसूल करने का काम या दीवानी का अधिकार तो किसके पास में है? कंपनी के पास में है। और दूसरा फेस आप देखेंगे तो आपका जो कानून व्यवस्था बनाने का काम है, जो न्यायपालिका का काम है, वो किसका हो गया? तो दो शक्तियां हो गई रूल करने के लिए। तो दो शक्तियां हो गई तो इसी को बोलेंगे आपका द्वैध सरकार, ड्यूअल गवर्नमेंट, डायरकी, द्वैध शासन शुरू। ठीक है, तो बंगाल में द्वैध शासन शुरू हो गया, स्टार्टिंग ऑफ डायरकी इन बंगाल इन 1765। अब इसके बारे में तो मैं आपको आगे बताऊंगा, और ये चलता रहेगा कब तक? जब तक हेस्टिंग्स नहीं आ जाता है। हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स क्या करेगा? उसको द्वैध शासन को खत्म करेगा। वो हम आगे पढ़ेंगे जब बंगाल के पढ़ेंगे। अभी लिखिए इसके बाद में फिर जब आपका नजमुद्दौला नहीं रहा तो फिर सैफुद्दौला, सैफुद्दौला, सैफुद्दौला। सैफुद्दौला बना था 1766 से लेकर के 1700, 9 वर्षों के लिए, 66 4 1775 तक। और सैफुद्दौला के बाद में बनाया गया मुबारक उद्दौला, मुबारक उद्दौला। ये बना था 1775 में। और यही है आपका अंतिम नवाब, लास्ट नवाब। बोलो पिक्चर क्लियर हुई? नवाबों का किस तरह से संघर्ष हुआ। ये तो कठपुतली नवाब थे, तो ये तो बस बनाए गए। तो दिक्कत, बात क्लियर है सारी? हम सब करके बता दें भैया, आंसर लिखने के लिए तैयार हैं? बताएंगे जी। देखो बस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, पूरे प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? 1757, मीर कासिम शाह आलम द्वितीय सिराजुद्दौला, भैया सिराज। ऑप्शन, सॉरी सॉरी, आगे आएंगे। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किस वर्ष प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ? प्लासी का युद्ध 1757। बताएं भैया फटाफट। अली वर्दी खान, अब से जो हमारी क्लास होगी ना 1.5 आवर की रखेंगे हम इसको। अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था? अली वर्दी खान के बाद में सिराजुद्दौला। मीर जाफर को रिक्तिस्तान में बंगाल के नवाब के रूप में बहाल किया गया था। तो बहाल कब किया गया उसको बताएं भैया। 1764 में? क्या बक्सर का युद्ध के बाद में बोल दें? आप कहेंगे हाँ, बक्सर का युद्ध तो जब मीर कासिम खिलाफ हो गया तो इसको बना दिया गया फिर से। बक्सर के युद्ध 1764 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो कौन था 1764 में? मीर कासिम था। ये हारा था, भागना पड़ा इसको, भागना पड़ा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जब 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई तब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। हाँ जी, एकदम से। 1757 में क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। हाँ जी, एकदम सही बात है, दोनों ठीक है, एक और दो। प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब के खिलाफ किस अंग्रेज गवर्नर ने लड़ाई लड़ी थी? कौन था? क्लाइव था, क्लाइव। निम्नलिखित शासकों में से किसने 1756 में फोर्ट विलियम पर हमला किया और ब्रिटिश पुरुषों और महिलाओं की एक छोटी सी कोठरी में कैद कर लिया, जिसे बाद में कलकत्ता का ब्लैक होल कहा जाने लगा? तो ब्लैक होल कब हुई घटना आपकी? क्या बोलेंगे? ब्लैक होल सिराजुद्दौला के समय। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि उनके एक कमांडर ने नेतृत्व वाली सेनाओं ने लड़ाई नहीं लड़ी थी। बताएं जी, किसने लड़ाई नहीं लड़ी थी? तो मीर जाफर ने लड़ाई नहीं लड़ी। और याद रख लेना साथी, अब क्योंकि ये बंगाल में तो फतेह कर गए, और बंगाल में ये अवध और आपका मुगलों को क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी जगह पर बनाए रखने का? क्योंकि मराठा इनके सामने है। अब मराठाओं से इनका संघर्ष होगा, फिर ये आपका मैसूर में संघर्ष करेंगे, फिर ये सिखों से संघर्ष करेंगे, अभी 3 संघर्ष इनके, और वे पूरी तरह से कैप्चर कर लेंगे। तो भारत में क्रांतियां होंगी इनके खिलाफ में। हम क्रांति पहले नहीं करते, हम क्रांति बाद में करते हैं। निम्न में से किसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए? अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला से। बताओ क्या डेट है अलीनगर की संधि की? 9 फरवरी 1757। बक्सर की लड़ाई हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान वाली सेना और संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई। इसमें कौन गलत है? बहादुर शाह? बहादुर शाह नहीं था भैया,